हेलो व्यूअर्स, वृंदावन हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो ये क्लास मैं ले रही हूँ एचटेट की जो परीक्षा है अभी जो होने वाली है जुलाई में, उसको देखते हुए हिंदी साहित्य के अंतर्गत एनसीईआरटी जो जहाँ से आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, साहित्य की क्लास हमारी चल रही है। गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे हम कर रहे हैं। जो पूरी की पूरी बुक की रिवीजन हम कर रहे हैं, तो साहित्य यदि आपको करना है तो वो आप गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की हमारी क्लासेस है चैनल पर, वृंदावन हिंदी एकेडमी पर, वहां से आप कर सकते हैं। आज ये मैं पहली क्लास ले रही हूँ, क्लास 11वीं की हिंदी की एनसीईआरटी की बुक से राजस्थान की रजत बूंदे, जो अनुपम मिश्र का लिखा हुआ एक लेख है। और एस्टेट की परीक्षा को देखते हुए मैं ये एक नई शुरुआत कर रही हूँ। एक तो हमारा चैनल बिल्कुल नया है, अभी पिछले हफ्ते ही हमने इसको बनाया है। और मैं एचटेट की परीक्षा को लेकर के नेट की जो परीक्षा, दोनों जो परीक्षाएं हैं बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं, मुख्य परीक्षाएं हैं होने वाली हैं, उनको देखते हुए मैं अपनी क्लास लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आप लोगों की भी सहायता हो सके, आप लोग कामयाब हो सके। वही मेरा सबसे बड़ा सफल मेरा चैनल की शुरुआत होगी। और आप लोगों का आशीर्वाद, मेहनत आप लोगों की, मेरी थोड़ी बहुत मेहनत, सब मिल करके ये दोनों परीक्षाएं पास करने के लिए जितना सहयोग मेरे से होगा वो मैं करूंगी। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, राजस्थान की रजत बूंदे। सबसे पहले तो इसके लेखक, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, मैंने भी एसटेट की परीक्षा दी थी तो मेरे ये प्रश्न था कि इसका लेखक ही पूछा गया था, तो लेखक है इनके अनुपम मिश्र। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मैं हरियाणा सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन मैंने पीजीटी हिंदी और टीजीटी हिंदी साहित्य से एसटेट की परीक्षा पास की है। वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। पसीने से तरबतर चेलवांजी हुई। तो जो एसटेट की परीक्षा है वहां से मुख्य तथ्य पूछे जाते हैं रचनाओं के अंदर से। तो जहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है मैं उसको सर्कल में ले लूंगी, तो आप ध्यान रखना कि कहाँ का जिक्र है, कहाँ की है ये। तो चेलवांजी कुई के भीतर काम कर रहे थे। चेलवांजी जो काम करने वाले होते हैं, कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। कितनी? 30-35 हाथ गहरी। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उखरू बैठे जलवाजी, उखरू मतलब जो उखड़ू बैठते हैं ना, क्योंकि वहां पर इतनी वो जो संकरी जगह है, इतनी जो कुएं नीचे तक हम जाते हैं तो धीरे धीरे उसका जो एरिया है कम होता जाता है, तो वहां पर बैठने की इतनी वो है। एक तो काम करने वाले उसके अंदर जो उतरते हैं तो उनके आपस में हाथ पांव लगते रहते हैं, तो उखड़ू बैठे हैं उसको बोला गया है उखरू। बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली, बसोली क्या है? जो ईंट को छोलने फोड़ने का काम करते हैं उसको बोला गया है, की जा रही है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा एक औजार होता है, जो ये राजमिस्त्री होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं ईंटों को तोड़ने के लिए। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। ऐसे ये होती है, तो आगे से होता है बहुत नुकीला होता है ये, इसको बोलते हैं बसोली। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है, क्योंकि जो नीचे इतनी गर्मी है, जितना नीचे जाओगे हवा कम हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो ऊपर के लोग तेजी से रेत को फेंकते हैं कि उसके जैसे वो नीचे गिरेगा थोड़ा सा दाएं बाएं उसका एक हवा का झोंका उनको महसूस हो। और गहराई में जमा दम घोंटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतनी ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए रहते हैं।
उकड़ू बैठना बोला गया था उकड़ू को। तो जो नीचे इतनी गहराई से काम कर रहे हैं, वहां पर बिल्कुल दम घुटने जैसा माहौल होता है। तो ऊपर के जो लोग खड़े होते हैं वो बड़े जोर से थोड़ा थोड़ा रेत फेंकते हैं, ताकि उस रेत के प्रेशर से जो नीचे की जो दम घुटू हवा है वो ऊपर की ओर आए, और उस रेत की जो हवा प्रेशर से थोड़ी बहुत हवा को लगे दाएं बाएं। और उस रेत से बचने के लिए, क्योंकि इतनी ऊपर से फेंका गया है और वहां पर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम है, तो हल्का कण भी शरीर के ऊपर कोई नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी रक्षा के लिए वो कांसे या पीतल से बना हुआ कोई बर्तन सर पे रखते हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेल मांझी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया। तो जब जैसे जैसे पानी की शुरुआत होती है तो मिट्टी पहले तो सूख होती है, उसके बाद में उसमें नमी होती है, तो गीली मिट्टी जब शुरू निकलनी शुरू हो जाती है तो मलबा वहां पर इकट्ठा हो जाता है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। डोल किसको बोलते हैं? एक जो ये जैसे घी का टीन होता है ना, ऐसा तो उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है, उसको बोलते हैं डोल। जैसे कुएं से पहले पनिहारी पानी निकालती थी जिसके सहारे, उसको डोल बोलते थे। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय बाल्टी में कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। तो इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। तो जो पहन रखा है उन्होंने सर पे बर्तन टाइप का टोप, तो वो जो है ये पानी जो जितना भी मिट्टी विट्टी ऊपर निकालते रहते हैं, क्योंकि खुदाई हो रही है, अगर वो बाहर नहीं जाए तो अंदर उसका ढेर लग जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, जब वो ऊपर जा रहे हैं बाल्टी से और नीचे आ रही हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, छोटा मोटा कंकड़ पत्थर भी नीचे ना गिर जाए, और इससे वो टोप पहन के रखते हैं। चेलवांजी यानी कि चे जारू कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। तो कौन है ये चेजारो? जैसे राजमिस्त्री होता है, ऐसे ही इस कुएं की खुदाई करने वाले जो मिस्त्री होते हैं उनको बोला गया है चेजारो या चेलवांजी। यह काम चेजा कहलाता है। जैसे मिस्त्री के होते हैं क्या काम करते हैं भाई, चेजी करते हैं, तो चेजी को ही चेजा बोला है। जो मकान बनाने का काम होता है उसको हरियाणवी भाषा में क्या बोलते हैं, चेजी। जी, चेजी का मिस्त्री है। तो ये जो होते हैं कुएं बनाने वाले, इसको क्या कहा गया, चेजा। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग शब्द है और कुई क्या है, स्त्रीलिंग। जो कुआं होता है उसकी जो चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, गहराई चौड़ाई। लेकिन कुई जो होती है उसकी चौड़ाई बहुत कम होती है। ऐसे यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कहीं कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम और ज्यादा होती है। तो राजस्थान के ये जिक्र है जहाँ पर कुइयां बन रही हैं, पानी का लेवल कहीं कम है कहीं ज्यादा है, इसलिए जो कुइयों की गहराई है वो भी कम ज्यादा हो रही है। कुई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। अब जो कुआं है वो तो बिल्कुल, उसमें तो हम जैसे झुक के देखते हैं पानी जो है जमीन के पानी के साथ जुड़ जाता है, लेकिन कुएं का कुछ अलग सिस्टम है। तो ये क्या कहती है, जब बारिश का पानी होता है वो भी अपने अंदर पूरा अच्छी तरह से समाती है। तब भी जब वर्षा नहीं होती है, यानी कुएं में तो न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है, यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने देने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चलता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है। तो जो कुएं होते हैं उनकी खुदाई कितनी होती है, 150-200 हाथ।
और पानी कैसा होता है? खारा होता है, इसलिए पीने के काम नहीं आ सकता। जो कुएँ होते हैं उनका आमतौर पर ट्यूबवेल के तौर पर काम लेते हैं, और अगर पानी खारा है तो फिर ट्यूबवेल में भी उसका काम नहीं आता है, क्योंकि ज़मीन को मीठा पानी चाहिए होता है फसल को, तो फसल को खराब कर देता है खारा पानी तो। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं, तो जहाँ पर पानी खारा होता है वहाँ पर ऐसी-ऐसी कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर के मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तो जहाँ बारिश होती है, एक जगह पे मान लिया पानी इधर इकट्ठा हो गया, इधर गड्ढे से है, इधर पानी इकट्ठा हो गया है, तो जहाँ जहाँ पानी होगा वहीं के जो आसपास की जगह है वहां पर नमी होगी, जो पानी का लेवल है वो ऊपर आएगा। और जहाँ पर पानी सिर्फ बहकर जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है, पानी अटक नहीं रहा है, तो वहाँ का जो पानी का जो वाटर लेवल है, नीचे से जमीन का भूजल का जो लेवल है, वो बहुत ज्यादा गहराई तक जाता है। तो इसलिए जो पानी है, बारिश का पानी है, उसके बहुत बड़ा एक अहम रोल होता है भूजल को ऊपर तक लेके आने में। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। ये जो है, जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। ये पूछा जा सकता है कि किस पाठ से लिया गया है। ठीक है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह पे छोड़ते हैं, और इसलिए वहाँ कुछ स्थल खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं। वैसे तो ये है आपका हिस्ट्री का टॉपिक। पूछा जाता है कि जो काली मिट्टी है या फिर इसको दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, ये कहाँ पर पाई जाती है। लेकिन आजकल प्रश्न बहुत गहराई से पूछे जा रहे हैं, आपके पाठ के अंदर आया है, तो इसको आंकड़े को देख लेना। काली मिट्टी का जिक्र हुआ है और ये कहाँ पर पाई गई है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के क्षेत्रों में। और धरती में, खेत में, आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। पर यहाँ बिखरे रहने से ही रखने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। महत्वपूर्ण लाइन है ये। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती हैं। जब गर्म रेत के ऊपर कोई पानी की बूंद गिरती है तो उसका अस्तित्व गिरते ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो समतल जमीन होती है ना, सिंपल जो मिट्टी जैसी होती समतल, वहां पर अगर पानी की बूंद गिरेगी तो वो जमीन के अंदर जाएगी, थोड़ा बहुत उसको फर्क पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर इतनी गर्म रेत है, वहां पर जब बारिश होती है, पानी की बूंदें गिरती हैं, तो उनका कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। अब जैसे क्या करते हैं, दाएं बाएं से कैसे गड्ढा सा कर दिया, कुएं बना दी, तो पानी जितना जितना बूंद रिस रिस करके दाएं से ऐसे पानी जाएगा, लेवल ऐसे बना दिया है जमीन का चारों तरफ से कि इधर से पानी डालना बिल्कुल इधर से जाएगा, तो जितना रिस रिस के बूंद बूंद से पानी नीचे जाएगा, तो पानी का एक तो पानी मीठा रहेगा। अगर पानी मिलता है जमीन को तो वहां का जो उस भूजल का जो भूमि है वहां की है, वहां का जो भूजल है, पानी है, जमीन का पानी मीठा होगा और वाटर लेवल जो है वो ऊपर आ जाएगा। बारिश के पानी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी।
तो जितना बूंद बूंद रिस करके नीचे पानी में जाएगा कुएं में, जितना पानी जमा होगा उतना ही पानी क्या होगा, जमीन का पानी मीठा हो जाएगा और आपका जो पानी का स्तर है वो ऊपर तक आ जाएगा। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया। तो वहाँ के जो समाज है, वहाँ के जो लोग हैं, पानी की तो देखो राजस्थान में अब तो बहुत कुछ फर्क हो गया है। ये लेख भी बहुत पहले का लिखा हुआ है, लेकिन पहले के लोगों को पानी की इतनी वहाँ पे जबरदस्त तंगी थी ना, तो उन लोगों ने कुछ प्रयास किए हैं, प्रयोग किए हैं कि कैसे पानी को बचा कर रखा जाए और कैसे पानी को सुरक्षित रख के वो अपने जीवन का सदुपयोग उसमें कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो कुइयाँ बनाई गई हैं ताकि जमीन का पानी रिस-रिस के जमीन के अंदर जा सके और पानी की पूर्ति हो सके। इसलिए ये प्रयोग वहाँ पर किए गए हैं। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित। देखो खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, मतलब जमीन का पानी अगर कुआं यहाँ पे खोदेंगे तो खारा पानी मिलेगा, लेकिन ऐसी कुइयां बनाई जाती हैं वो ताकि जमीन में जो बारिश का पानी होता है नीचे जाए और इससे पानी मीठा हो जाए। तो इन्होंने नए प्रयोग किए हैं अपने अनुभवों से। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बाँटा है। कितने रूपों में? 3 में। तो ये आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है स्टेट में। पहला रूप क्या है? पालर पानी। तो जो वहाँ के लोगों ने पानी के 3 रूप में बाँट दिया है। तो पहला रूप कौन-सा है? पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कि सीधा-सीधा जमीन पानी आया और जमीन के अंदर चला गया। तो वो हो गया पालर पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में बहुत कुछ छिपा है। इसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। मतलब जो पानी से नालियों से बहता हुआ या जमीन से बहता हुआ जो तालाब होते हैं उनमें चला जाता है या फिर जमीन के अंदर चला जाता है, उसको क्या बोला गया है? पालर पानी। पानी का जो दूसरा रूप है वो है पाताल पानी। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकलता है। तो एक तो हो गया बरसात का पानी जो इकट्ठा हो जाता है तालाब वगैरह में। दूसरा क्या है? जो बारिश होती है, बारिश का पानी नहीं, जो 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 जमीन से हम जब खुदाई करते हैं और जब भूजल निकलता है कुओं में या कुइयों में, जमीन से जो पानी होता है उसको बोला गया है पाताल पानी। पाताल पानी और पाताल पानी के बीच पानी का एक तीसरा रूप है, वो है रेजानी पानी। तो कौन सा है? रेजानी पानी, तीसरा रूप। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया कि जमीन बारिश का पानी है वो उतरा तो है नीचे तक, बारिश हो रही है यहाँ पे टिप 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 टिप, तो ये जमीन है यहाँ तक आ गया है, लेकिन ये जो पाताल का जो पानी है यहाँ तक न पहुंचकर ये ऊपर ही सतह तक ही रह जाता है यहाँ तक। तो इसको बोला गया है रेजानी पानी। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्षा के पानी को किससे मापा जाता है? रेजा से। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। बोलते हैं ना, आम लोग भी बोलते हैं कि कितने इंच बारिश हुई है, 5-5 इंच, 6-6 इंच, ऐसे लोग बोलते हैं। मैंने भी देखा एक बार जब मैं मेरे पापा के साथ बहुत छोटी थी, खेत में गई, बारिश हुई तो उन्होंने छोटा सा एक किसी अ, औजार से जमीन की खुदाई की, खुदाई करके फिर उन्होंने एक जो छोटी सी स्टिक थी वो उसमें गड्ढे में डाली कि कितनी गहराई तक नमी है, गीली जमीन कहाँ तक है। तो वो स्टिक वहां से खड़ी की और फिर उसको उंगली से नापा उस स्टिक को कि कितनी उंगली तक ये उस गड्ढे में उतरी है। तो फिर उन्होंने कहा कि इतनी सेंटीमीटर बारिश हुई है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 उंगल भीतर समा जाए, तो उस दिन की वर्षा को 5 उंगल रेजा कहेंगे। तो जब जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा ने एक खड्डा बनाया, खोदा, उसमें स्टिक डाली और उस स्टिक को उंगली से मापा कि कितनी नीचे तक ये गई है। तो ऐसे ये लोग हैं रेजा से नापते हैं और फिर देखते हैं उंगली से कि कितनी उंगली तक बारिश हुई है, इसको कहेंगे रेजो। रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताल पानी में मिल करके अपना विशिष्ट रूप खो देता है। तो जब ये रेजानी पानी मतलब जो पाताल तक नहीं जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो पानी की नमी जाती है नीचे तक और फिर ये क्या होता है, ये अपना अस्तित्व खो करके पाताल पानी में मिल जाता है। यदि किसी जगह भूजल पाताल पानी में खारा है तो रेजानी पानी उसे भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। ये तो देखो है पानी का कहता है, पानी रे पानी तेरा रूप कैसा जिसमें मिला दे उसी जैसा। तो जो रेजानी पानी है, जो बारिश का पानी है, ये मीठा है।
लेकिन अगर किसी जगह पर खारा पानी है और ये उसमें मिलेगा तो फिर ये भी खारा हो जाएगा। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतरने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का रेशम काम कुई का प्राण है। भी किस तरीके से बनाया गया है। कुई को जो बनाने का एक उसका ढांचा खड़ा करने की जो एक प्रक्रिया है, वो चिनाई का एक सर्वश्रेष्ठ काम है। अगर उसमें मिस्त्री निपुण है तो ही इस काम को कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेहरों के प्राण ले सकती है। जो जो चिनाई वाला मिस्त्री है, हल्की सी चूक हुई तो उसकी जान जा सकती है। तो इसमें बहुत ही निपुणता से काम लिया जाता है, बहुत ही ध्यान से। हर दिन थोड़ी-थोड़ी खुदाई होती है। डोल से मलबा निकाला जाता है। डोल मैंने बताया था कि एक टीन के डब्बे से रस्सी को बांध दिया जाता है और उससे जो है मलबा ऊपर पहुँचाया जाता है। जो खुदाई हो रही है उसको बोला गया मलबा। और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है। क्या करते हैं, मान लिया कि इतना खोद दिया, ठीक है? इतना खोद दिया, अब नीचे गहराई रहती है, इतना और रहता है। तो यहाँ तक खोद दिया, यहाँ की मिट्टी उस टीन के डब्बे से डोर से बाहर पहुंचा दी। तो अब इसको साथ साथ पक्का करते चलेंगे ईंटों से, ठीक है? तो फिर अगले दिन यहाँ तक खोद दिया, तो फिर इसकी ईंटों से चिनाई कर दी, ताकि एक साथ चिनाई करना मुश्किल हो जाए। ईंटों से पक्की करनी होती है कोई। और फिर क्या करते हैं, जैसे ये मतलब आज का काम आज के साथ साथ ही ये जितनी खुदाई होती है उसको साथ साथ में पक्का कर देते हैं। कान की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धसके या धसे नहीं, क्योंकि अगर साथ साथ चिनाई नहीं करेंगे तो गीली मिट्टी हो जाती है, तो फिर ये ढसक भी सकती है। और ये सारी की सारी मिट्टी यहाँ पर मतलब खुदाई हुई है तो ऊपर से मिट्टी दाएं बाएं से मिट्टी निकल करके वो सारी खुदाई खराब हो सकती है, इसलिए इसको साथ साथ ईंटों से पक्का करते चलते हैं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे से तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक यहाँ से वहां उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह पर ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। कहीं कहीं जो जमीन होता है ना वो बिल्कुल थोथी हो जाती है, बिल्कुल नरम होती है, तो वहां पर चिनाई होना मुश्किल हो जाता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीर नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारों खुदाई करते तो पूछा जा सकता है कि खीर क्या है। एक प्रकार का घास है जिससे रेशों की रस्सी बनाई जाती है, ये दिखाया गया है। इससे इसके ऊपर डाल दिया जाता है और बाकी लोग खीर की घास से कोई 3 उंगल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ तक गहरी होती जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीर घास से बना हुआ खुरदरा मोटा रस्सा हरे घेरे पर अपना वजन डालता है और कटी हुई लड़ियों पर एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक एक ऊपर बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है, तो इससे रस्सी बनाई जाती है और फिर धीरे धीरे जो ये वजन डालते हैं ताकि वो क्या है उसकी जो मिट्टी है वो धसके ना। जहाँ पर ये पक्की चिनाई नहीं होती, ईंटें नहीं लगती, तो वहां पर जो ये खीर घास है उसको डाला जाता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। तो वो जो रस्सा बनाया गया है इस घास से, तो वो क्या करते हैं, जितनी खुदाई होती है फिर उसको धीरे धीरे नीचे नीचे पहुंचाया जाता है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांध दिया जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी कर देते हैं। तो जहां ये लगता है कि यहाँ पर ईंटें लग सकती है वहां पर ये ईंटें लगा देते हैं। नहीं तो जैसे ही थोड़ी खुदाई हुई उस पहले वाले रस्से को नीचे सरका दिया और ऊपर कोई और नया रस्सा लगा देते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कोई
रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। तो 5 व्यास की कुई के लिए अगर एक घेरा बनाना है तो कितना चाहिएगा? 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिएगा। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से में कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4 हाथ के आसपास बैठती है। 30 हाथ के लिए कितनी होगी? 4000 हाथ। नए लोगों की समझ में नहीं आएगी ये बात, यहाँ कोई खुद रही है कि रस्सा बंध रहा है, कि अगर कोई बाहर का आदमी आकर देखे ना तो ये नहीं समझ में आएगा कि जो एक घास से वो रस्सा बना रहे हैं कि ये लोग रस्सा बना रहे हैं इतने लंबे लंबे, या फिर ये लोग कुई खोद रहे हैं, क्योंकि जमीन वहां की होती है, ईंटें वहां पर लग दे रही हैं, इसलिए उस घास से वो लंबे लंबे बहुत लंबे लंबे रस्से बनाते हैं और फिर उनको नीचे डालते हैं। कहीं कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता है न ही खीर। तो अगर जहाँ पे कई लोग पत्थर से कुई को पक्का करते हैं, अब जहाँ पर जमीन होती है वहां खीर घास से पक्का करते हैं। लेकिन जहाँ पर ये दोनों चीजें नहीं मिलती, लेकिन रेजानी पानी है, तो वहां भी कुइयां जरूर बनती है। जो जमीन का समतल पानी हमने देखा था ना, बारिश का पानी जो पाताल तक नहीं पहुंच रहा है, थोड़ा ऊपर अटक जाता है, तो वहां भी कुइयां तो बनती हैं। ऐसी जगह पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है, कि जहाँ पे रेजानी पानी है, कोई जहाँ पे खुदनी है, ना तो पत्थर काम कर रहा, ना खीर घास काम कर रही, तो वहां पर क्या करते हैं, जो लकड़ी के जो लंबे लंबे लट्ठे होते हैं, जैसे बांस के लट्ठे होते हैं, वैसे क्या होता है यहाँ पर कैर, तो राजस्थान में एक कैर और कीकर ऐसे कुछ पेड़ हैं, उनसे काट करके इसको बोला गया लट्ठे अरणी बण। बण क्या होता है? कैर एक वृक्ष होता है, उसकी जो है लकड़ियां काटी जाती हैं। बावल या कुम्भट के पेड़ों की डगालों से, डगाल मतलब जो उनके शाखाएं होती हैं या तने से जो क्या है रस्सी बनाए, वो मतलब बनाए जाते हैं लकड़ी के फट्टे जैसे। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी। तो जहाँ पर ये काम नहीं करते पत्थर और ईंट, सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी है? अरणी लकड़ी है। एक पेड़ है ये अरणी, और उसकी जो लकड़ी है उसको बोला गया सबसे बेस्ट ये है। अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम कर लिया जाता है। तो कुछ पेड़ों के नाम आए, अरणी का पेड़ है, बैंड मतलब कैर का जो पेड़ होता है, बावल या कुम्भट के पेड़। तो सबसे बेस्ट किसको बताया गया? अरणी के पेड़। अगर अरणी से भी नहीं मिल रहा है तो फिर आग के जो पौधे होते हैं उनसे भी काम ले लिया जाता है। और डगालो क्या होता है? तना होता है, मोटी टहनी को शाखाएं जो होती है उसको बोला गया है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खीर की रस्सी से बांध दिया जाता है। अब जहाँ पर ये खीर जो घास है वो काम नहीं कर रही है, तो वहां क्या करते हैं, इन लट्ठे जो लकड़ियां होती हैं उनके जो एक बना लिए जाते हैं बांध करके, और फिर इस घास की जो रस्सी बनाई गई थी उससे उनको बांध दिया जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम ले आते हैं। किसका नाम हुआ है? चग की रस्सी। यह कंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं। सांपणी किसको कहते हैं? चग की एक रस्सी होती है, जहां पर खेत की रस्सी नहीं तो चग की रस्सी होती है, और उससे क्या करते हैं, कुंडली के आकार में उसको बांध दिया जाता है उन लकड़ियों को, और इसको क्या कहते हैं? सांपणी। तो सांपणी क्या कहते हैं? एक चग की रस्सी है जिसे लट्ठे बांध दिए जाते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे बट चढ़ा करके इसको रस्सी को बनाया जाता है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कोई खुद रही है, तो ये देखो इतनी लंबी रस्सी बना रहे हैं ये। तो कहा था ना कि ये नहीं पता चलेगा कि ये रस्सी बना रहे हैं या कुई बना रहे हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम करने वाले चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। वो मिट्टी से ही बता देते हैं कि कब पानी निकलने वाला है। जैसे मिट्टी नमी आती है ना मिट्टी में, तभी वो बता देते हैं कि इतनी खुदाई और करनी है, और मिट्टी को देखकर ही बता देंगे कि पानी खारा निकलेगा या मीठा निकलेगा। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। तो कब? खड़िया पत्थर। इसी क्षण नीचे धार लग जाती है, जेजारो ऊपर आ जाते हैं। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है, कि इतनी खुदाई जो हुई है और जहां पर खड़िया पत्थर निकल आया, भाई इसके नीचे अब खुदाई यहाँ तक नहीं हो सकती, अब क्या है, पानी का लेवल हमें मिल गया है। तो ये ही सबसे बड़ी सफलता है, और ये एक त्योहार की तरह उत्सव का काम करती है, कि कोई का काम, खुदाई का काम पूरा हो गया है, और जो मिस्त्री लोग हैं, जेजारो हैं, ऊपर आ जाते हैं। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है।
पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। अब होता है भाई, कोई बात नहीं, पानी मिल गया, ये लोग बाहर आ गए हैं, तो अब उनके लिए विशेष प्रोग्राम आयोजन किया जाता है, उनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है, भोज दिया जाता है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। जेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा, इसका जिक्र हुआ है आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में विवाह जैसे मंगल, इस प्रथा के अंतर्गत कोई खो देने वालों को वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। तो आज का मतलब है, जैसे पहले अभी भी होता है गांव में, किसी की जैसे कुल पुरोहित होते हैं, और जब भी विवाह शादी होता है, कोई उत्सव होता है, तो कुछ काम करने वाले विशेष होते हैं जातियों से, कि वो उन्हीं का काम वही लोग करते हैं, तो उनको पूरा साल ऐसे नहीं, भी एक त्योहार आया कुछ आया तो जैसे कोई भी त्योहार आ गया है, कोई फंक्शन है, उनको अपने घर पे बुलाते हैं, दिवाली है, होली है, उनको उपहार देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक प्रथा है, जो मिस्त्री लोग होते हैं उनको क्या होता है, उनसे कुई बनवाते हैं। जब कुई सफल हो जाती है, खुदाई और पानी मीठा होता है, तो फिर तो उनको पहले तो उनको अच्छा भोज कराया जाता है, और फिर जैसे होली है, त्योहार है, या कोई भी फंक्शन है, उनको गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ाया जाता है। तो ये एक प्रथा है आज प्रथा। उन अवसरों पर उनको नेक भेंट दी जाती है, और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता है। तो ये तो हमारे भी होता है गांव में। राजस्थान में क्या होता है, कुई को देने वालों को, और हमारे यहाँ पर जो जैसे मैंने बताया कि कुछ विशेष लोग होते हैं जो हमारे फंक्शनों में, उत्सवों में हमारे घर के काम करते हैं, तो उनके लिए जब नई अनाज आता है, उन लोगों के लिए अलग से वो निकाल दिया जाता है उनके नाम से। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। तो अब धीरे धीरे ये तो देखो राजस्थान की परंपरा के ऊपर लिखा गया कि कैसे वहां पे कुइयां बनाते थे, कैसे उनका मान सम्मान करते थे। अब थोड़ा सा और ज्यादा आधुनिक युग आ गया, एआई का जमाना आ गया। अब तो पहले की परंपराएं नहीं है कि वस्त्र, अनाज, धन उनको दिया जाता था। अब पैसे देते हैं, काम करवा लेते हैं। तो जो पहले की परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं छूट रही है पीछे। कई जगहों पर जेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे, कि मिस्त्री ही नहीं, कुछ लोग जो घर के, जो अपने खुद के जो काम करने वाले लोग हैं, वो कहते थे कि हम तो अपनी कोई अपने आप बना लेंगे, वो भी कुशल होते थे। जैसलमेर के अनेक गांव में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवाल, अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत ये लोग आ रहे हैं, पालीवाल ब्राह्मण, मेघवाल, जैसलमेर का जिक्र हुआ है, के हाथों से 100-200 वर्ष पहले बनी पार या कुइया आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। तो पहले जो ये लोग बनाते थे, ये इनकी जो कुइया है आज भी सफल है, उनमें पानी मिलता है। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं, एक तो ये। दिन भर में कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है जिसमें उसे 2-3 घड़े भर सके। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है, यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा, और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग इस कारण से किया जाता है। ये कोई एक बर्तन है, बाल्टी की तरह ही छोटा होता है ये। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स, जैसे राजस्थान में लोग पानी के लिए एक मोटे चमड़े का एक थैला सा बनाते हैं, तो उसको बोला गया चड़स। मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है और ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है, और ऊपर इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है। तो ये पहले तो चिपका हुआ होता है, जैसे ही पानी में गिरता है, पानी इसके अंदर जाता है, तो फिर ये फूल जाता है, पूरा आकार इसका हो जाता है। पिछले दौर में कुछ गांव के आसपास सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी है। तो अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, पहले चमड़े से बनाते थे, अब जो रबड़ के टायर वगैरह आपको मिलते हैं, तो उनसे भी वो बना लेते हैं। कुएं के व्यास के संबंध में इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। तो जो कुएं का जो जो व्यास होता है, जो एरिया होता है, वो क्या किस पे निर्धारित करता है, वहां की जो मौसम है, जो गर्मी है, उस पे भी निर्धारित होता है। व्यास का बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज्यादा फैल जाएगा, कि अगर वो ज्यादा चौड़ी कुएं है तो पानी
दाएं बाएं फैल जाएगा, ज्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। तो जितना ज्यादा चौड़ा होगा पानी उतना ही भाप बनके उड़ जाएगा। इसीलिए जो कुएं का मुंह है अंदर से छोटा रखते हैं ताकि पानी भाप बनके उड़ ना पाए, अंदर ही स्टोर रहे। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी है। छोटे मुंह का ढकना सरल होता है। एक तो ये है छोटे मुंह की जो कुएं होती है उसको पानी को सफाई के लिए उसको ढका जाता है। दूसरा क्या है, भाप बनकर पानी उड़ता नहीं है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खसकी टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों का आवक जावक बढ़ गया है, आना जाना, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है कि जितना आवागमन ज्यादा होगा पानी की सुरक्षा भी ज्यादा होगी क्योंकि पानी ज्यादा लगेगा। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं कि बाहर से कोई भी लोग आए, क्योंकि इन कुएं के अंदर क्या होता है हमने पीछे पढ़ा है, 3-4 मटके पानी की एक दिन में हम निकाल सकते हैं, इतना ही पानी रिस पाता है। अब जो बाहर के लोग हैं वो देखेंगे कुएं है भाई चलो नहा लिया धो लिया पानी पी लिया, बोतल बोतल भर ली, तो वहां की जो आम जो लोग हैं वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनको भी परेशानी होती है। इसलिए उन लोगों ने अपनी कुइयों को सुरक्षा के रहते उन पे ताले लगा दिए हैं। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घेरनी या चक्की लगाई जाती है। यह ग्रेडी चरखी या फ्रेडी भी कहलाती है। तो पहले क्या होता था, अब जैसे ये कुई है तो कुई के ऊपर इधर क्या होता था ऐसे चक होती थी और फिर इसके ऊपर ऐसे रस्सी घूमती थी और लोग दूर तक रस्सी को लेकर के जाते थे और फिर इससे डोल बंधा होता था, ये क्या होता था बाल्टी टाइप में, और फिर इसे पानी खींचा जाता था। तो जो ये है इसको बोला जाता था चक्री। इसके ऊपर से रस्सी ऐसे घूम करके नीचे उतरती थी। इसको बोलते थे फ्रेडी, चरखी या गरेड़ी। फ्रेडी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद करके बनाई जाती है। इसे उड़ाक कहते हैं। तो उड़ाक पूछा जाएगा, उड़ाक क्या है? उड़ाक एक चक्री है जो लोहे से बनाई जाती है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि उड़ाक क्या है। उड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन होता है। इसको बोल रहे हैं उड़ाक। उड़ाक और चरखी चटनी को यहाँ वहाँ बिना टपकाए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है। वजन खींचने में तो इसमें सुविधा रहती ही है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पर पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां मिल जाती हैं। हर घर की एक कुई, तो वहां के लोगों के अपनी अपनी कुई बना लेते हैं। परिवार बड़ा हो तो कोई एक से ज्यादा भी बना लेते हैं। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हरेक को अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उनका अपना हक होता है। तो सभी लोगों की अपनी कुई होती है। परिवार छोटा है तो एक कुई, अगर परिवार साझा है बड़ा है तो 2-3 कुइयां बना लेते हैं और सबकी अपनी अपनी कुइयां हैं क्योंकि पानी की बहुत शॉर्टेज है तो सबने अपना अपना स्टोर करने के लिए अपनी कुइयां बनाते हैं। लेकिन कोई जिस क्षेत्र में बनती है वहां गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्षा भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरा रहेगा। नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा से तय हो गई है कि जितनी वर्षा होगी उतनी नमी होगी, उतना ही कुएं का पानी का अ, मीठा होगा और लेवल ऊपर आएगा। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा कि कितनी नमी है, कैसे किस जगह पे और कितनी कुई बनेगी। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है कि जमीन तो है सरकार की है, सार्वजनिक जमीन है, लेकिन जो कुइयां बन रही हैं उनके ऊपर जो ग्रामीण समाज है उनका पूरा अपना अपना आधिपत्य रहता है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज में नई कुई के लिए स्वीकृति दे देते हैं। तो अगर किसी को नई कुई बनानी होती है तो बहुत मशक्कत वहां पे करनी पड़ेगी। वहां का जो ग्रामीण समाज है उसे इसकी परमिशन नहीं दे पाता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाले मुर्गे की चिरपरिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कोई। इससे दिन भर बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय
पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। कब आता है? जब गोधूली बेला क्या होती है? दोपहर, मतलब दिन खत्म हो रहा है, रात आ रही है, तो जो संध्या है उस समय पूरा गांव के लोग पानी लेने आते हैं। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज में समा जाता है। तो एक तरफ तो सभी पशु जो है अपने गंतव्य से जब तो पहले के लोग क्या करते थे, पशुओं को खेतों में या खुले में ले जाते थे, और जैसे ही संध्या होती है वो अपने घर को वापस आ रहे होते हैं। तो एक तरफ तो उनके गलों में घंटी बज रही है, दूसरी तरफ सारे गांव के लोग पानी लेने आए हैं, तो यहाँ टन 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 हो रही है, यहाँ पे घर 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 हो रही है। तो सभी दोनों आवाजें मिल जाती थी। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन कुइयां फिर आराम करेंगी। तो ना रात में भी कोई पानी लेने नहीं जाता, दिन में भी नहीं जाता, तो कुई भी बेचारी अपनी आराम कर रही है, पानी रिस रहा है हल्का हल्का। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है। तो कहाँ? चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसी कारण वहां गांव गांव में कुइयां ही कुइयां। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरों की ढाणी, किसका जिक्र हुआ है? खडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयां थी। तो एक जगह पर कितनी थी? 120 खडेरों की ढाणी जैसलमेर में। इस क्षेत्र को 6 BC या 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं पर इन्हें पार भी कहते थे। तो पार क्या है? किसको बोला गया पार? जहां पर बहुत ज्यादा कुइयां होती हैं उनको बोला गया पार। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद है, मतलब वहां पर कुइयां ज्यादा है, पानी ज्यादा है, इसलिए वहां पर आबाद है। इसलिए उन गांव के नाम पर भी पार पर ही है, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। तो वहां के जो गांव है, गांव के नाम भी पार पर रहती है। जैसे यहाँ पर कई पुर होता है ना, शाहजहाँपुर, सलेमपुर, ऐसे कुछ नाम कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या है? पार। अलग अलग जगह पर खड़िया पट्टी के अलग अलग नाम है। कहीं कहीं है चारली है, कहीं धाधड़ो है, धड़धड़ो है, कहीं पर बिट्टू रो बलेरियो के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये कुइया है, कुइयों के जो खड़िया पट्टी मतलब इनके जो अलग अलग नाम है, चारली, धाधड़ो, धड़धड़ो, बिट्टो। तो ये इनकी जगह जहाँ पर जैसी पट्टी मिलती है कुएं के लिए, उन पे अलग अलग इन्होंने नाम रखे हैं। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है, जो खड़िया पट्टी का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर कह रहे हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षेत्र में इनके अलग अलग नाम है, और कहीं कहीं पर इसको खड़ी भी बोल देते हैं। और इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। तो जो कुएं खारे और मीठे पानी के बीच में, कुओं में तो खारा पानी आ गया है, तो इनके बीच का जो विभाजन है उसको कौन खत्म करती है? कुई। तो अब आपका पाठ हो गया पूरा। 3 प्रकार के पानी हमने पढ़े थे, पालतू पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। तो ये था आपका राजस्थान की रजत बूंदे, अनुपम मिश्र द्वारा लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख। आज हमारी पहली क्लास है। मेरा प्रयास रहेगा आपकी परीक्षा से पहले मैं सभी ये पीजीटी लेवल 3 के लिए आपकी क्लास है, लेवल 3 के लिए पीजीटी पीजीटी एचटेट की ये क्लास है। और ये मैं क्लास 9 से लेकर के 12 तक आपकी एनसीईआरटी हिंदी पढ़ाऊंगी। सभी जो पुस्तकें, जो पाठ्य पुस्तकें लगी हुई हैं, उसके बाद टीचिंग के लिए मैं 6 से 8 की अलग से किताबें पढ़ाऊंगी। तो आज मैंने शुरुआत की है 11वीं क्लास की वितान से। तो ये था आपका वितान से पाठ राजस्थान की रजत बूंदे। तो कल हम मिलते हैं लता मंगेशकर के साथ। तो अभी के लिए आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग जुड़े। क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमने एक नई शुरुआत की है। एचटेट और नेट की परीक्षा को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। वैसे तो जो ये साहित्य पढ़ाया जा रहा है, केवीएस, एचटेट, एनपीएस, जितने भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए वनडे एग्जाम होते हैं सभी के लिए है, लेकिन विशेष रूप से ये जो आपकी क्लास है वो एचटेट के लिए है। नेट के लिए गोविंद पांडे की क्लासेस हमारी चल रही हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े
और बहुत ज़्यादा आप लोग कामयाब हो, वही हमारी भी कामयाबी हो। तो राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा।